नमस्कार दर्शकों, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज मैं हूं आपके साथ दीक्षा शर्मा। दर्शकों, जैसा सर्वविदित है, भारत की जनसंख्या लगभग सारी जनसंख्या कृषि पर आधारित है। इसी प्रकार हिमाचल की जनसंख्या भी कृषि और बागवानी पर आधारित है। उनकी आर्थिक स्थिति कृषि पर निर्भर करती है। इसीलिए आवश्यक है कृषि से संबंधित जानकारी होना, बागवानी से संबंधित जानकारी होना। हाल फिलहाल की बात करें तो हमारे बागवान ग्राफ्टिंग के कार्य में व्यस्त होने वाले हैं। ऐसे में आवश्यक है कि किस प्रकार की बीमारियां हमारे प्लांट को आकर घेर लेती हैं, उनसे कैसे निपटा जा सकता है, इसकी जानकारी प्राप्त कर लें। और आज का हमारा विषय सेब में होने वाले माइट के जो उपयोग हैं, जो माइट उस पर अटैक करता है, उससे कैसे समाधान किया जाए, इससे संबंधित जानकारी के लिए आज हमारे साथ एक विशेषज्ञ मौजूद हैं। आप हैं कीट वैज्ञानिक, क्षेत्रीय बागवानी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र मशोबरा से। चलिए उनका स्वागत करते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार सेब से संबंधित जो माइट के अटैक्स हैं उनसे बचा जा सकता है। नमस्कार मैम। नमस्कार सभी बागवान भाइयों तथा बहनों को मेरा नमस्कार। जी, डॉक्टर संगीता शर्मा जी, आपसे सबसे पहले ये जानना चाहेंगी कि किस प्रकार की जो हम माइट्स की बात करते हैं या फिर कीट की बात करते हैं, तो पहले इनमें क्या डिफरेंस है कि माइट क्या होते हैं और कीट क्या होते हैं? यदि हम माइट की बात करें दीक्षा जी, तो माइट और कीट में जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि माइट में पंख नहीं होते और जो कीट है उसमें पंख और एंटीने होते हैं। और जो कीट है उसमें मैक्सिमम जितने कीड़े होंगे उसमें 6 टांगे होती है और जो माइट है वो बिल्कुल मकड़ी की तरह लगेगा आपको। जैसे मकड़ी में हम सभी जानते हैं 8 टांगे होती है, इसी तरह से माइट में भी 8 टांगे होती हैं और वो बिल्कुल देखने में मकड़ी की तरह लगती है। और एक डिफरेंस जो बहुत बड़ा है कि माइट को हम नंगी आँख से नहीं देख सकते, इसको देखने के लिए हमें किसी लेंस की आवश्यकता पड़ती है। जी, तो लेंस की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन जो हमारे बागवान होते हैं वो इतनी जानकारी भी नहीं रखते हैं कि किस प्रकार वो डिफ्रेंशिएट कर पाएँ कि माइट क्या है और कीट क्या है। तो अगर आप थोड़ा बता दें कि मॉनिटरिंग कैसे की जा सकती है? यदि हम माइट की बात करें तो फार्मर लेवल पे तो काफ़ी समय पश्चात फार्मर को पता चलता है कि मेरे बगीचे में माइट का अटैक हो गया है। तो उसके लिए कुछ बेसिक जानकारी है जो उन्हें पता होनी चाहिए कि उसके लक्षण कैसे आते हैं। अगर आपने आरंभ में देखना हो कि मेरे बगीचे में माइट तो नहीं लगी है, एज ए ले मैन, तो वो एक वाइट कागज़ ले और पत्ते को उसके साथ प्रेस करें और जो पत्ते के निशान, जो माइट के निशान उसके वाइट कागज़ पे पड़ेंगे तो वो उससे थोड़ा आइडिया मिल जाता है कि यहाँ पे उसके बगीचे में माइट हो सकती है। बाकी जो इसके लक्षण है वो पत्तों पे देखे जा सकते हैं, वहाँ से भी फार्मर पहचान सकता है कि इसमें माइट का प्रकोप हो गया है। जी, तो शुरुआती दौर की हम बात करते हैं जब माइट का अटैक होता है, तो कई बार जो होती है उनकी क्वांटिटी, उनकी जो नंबर है वो बहुत कम होता है। तो किस दौरान हमें ऐसे सोचना चाहिए कि अब हमें स्प्रे की आवश्यकता है या फिर अभी हमें उस प्लांट को स्प्रे की, जैसे हम HOM की बात करते हैं, तो ये सब चीज़ें कब इसमें हमको यूज़ करनी चाहिए? दीक्षा जी, इससे पहले कि हम स्प्रे की तरफ जाए, मैं थोड़ा सा फार्मर को ये बताना चाहूँगी कि माइट कौन कौन सी है जो हमारे सेब में अटैक करती है। तो जैसे हम लोग भी सर्वे पे जाते हैं या कई बगीचों में घूमते हैं फार्मर्स के, तो हमने उसमें देखा है कि मैक्सिमम 2 तरह की माइट बगीचों में फार्मर के अटैक करती हुई मिली है। उसमें एक आती है यूरोपियन रेड माइट जो खास तौर पे सेब के बगीचे पे दिखाई देती है, और एक होती है 2 स्पॉटेड माइट। जो 2 स्पॉटेड माइट है उसको हम पॉली हाउस माइट भी बोलते हैं और वो बिल्कुल आपके मकड़ी की तरह लगेगी। क्योंकि इससे पहले कि मैं फार्मर्स को कंट्रोल बताऊं, उनको थोड़ा सा पहचान होना बड़ा जरूरी है। जो आपकी 2 स्पॉटेड माइट है वो हल्की पीले से रंग की होगी और उसकी पीठ पे 2 स्पॉट होंगे। जो यूरोपियन रेड माइट है वो गहरे लाल रंग की होगी और उसकी पीठ पे वाइट कलर के स्पॉट होते हैं। जैसे हमारे दर्शक देख भी सकते होंगे स्क्रीन पर, जो यूरोपियन आपने रेड माइट की बात की, तो इसका नाम भी यूरोपियन है, तो क्यों, क्या ये भारत में इसका आक्रमण कैसे हुआ? ये अगर हम हिमाचल की बात करें तो माइट जो है 1990 के दशक में सबसे पहले हिमाचल में थानेदार एरिया है वहाँ पे देखी गई, और उसके बाद कुल्लू में हमारा दलाश एरिया है, वहाँ पे ये अटैक करते हुए पाई गई। जो हमारे इंडिया में ये कैसे आई,
ये आती है प्लांटिंग मटेरियल, जैसा हमारे बाहर से हम प्लांट इंपोर्ट करते हैं, उसके साथ हमारे बहुत से कीड़े हैं, बीमारियां हैं या माइट, ये भी इसी तरह से आई। और दूसरे जब ये बगीचों में आ गई तो फिर जैसे कि अभी आपने बताया कि अब हमारा ग्राफ्टिंग का टाइम है, तो जो हम कलमें लाते हैं उसके साथ भी ये फैलती है, क्योंकि ये जो इसके सर्दियों के अंडे होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं साइज़ में, तो नंगी आंख से नहीं दिख पाते, तो फार्मर को पता नहीं चलता कि जो उसने कलमें लाई है वो उस पर कहीं माइट के अंडे तो नहीं है, तो जब वो ग्राफ्ट कर देता है इस तरह से उनके बगीचों में फैलती है। दूसरा कारण रहता है जैसे हम जालियाँ डालते हैं, जालियाँ डालनी भी ज़रूरी है क्योंकि ओले से भी अपनी क्रॉप को फार्मर ने बचाना है। तो जैसे लास्ट ईयर के जो ओवर विंटरिंग, जो हम सर्दियों के अंडे बोलते हैं, जो जालियों पे दिए जाते हैं, वो उसी स्थिति में रहते हैं 2-3 महीने तक। तो उनको जब फार्मर डालता है और फिर जब नई नई कॉम्पलें आती हैं या पत्तियाँ आती हैं, तो वो अंडे जब फूटते हैं तो वहाँ से भी फार्मर की फील्ड में ये माइट पहुँच गई। जी, तो आपने कलमों की बात की, हम कहीं से भी कलमें लेकर आ जाते हैं और उसकी जो प्रोडक्शन के लिए तो उसका इम्पैक्ट बुरा पड़ता है और वहाँ पर भी माइट का जो अटैक हो सकता है। इसलिए आवश्यक है कि कोई रजिस्टर्ड जो भी हमारे फार्मर्स हैं उनसे ही हम जो कलमें हैं उनको लें। आपने सही बात की। या जैसे हमारी यूनिवर्सिटी है या हमारा रीजनल स्टेशन है जहाँ मैं कार्यरत हूँ मिशोबरा, वहाँ भी इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है और वहाँ पे साइंटिस्ट बैठे हैं। वहाँ कभी भी कोई इन्फेक्टेड चीज़ या बीमारी या कीड़ों वाली फार्मर को मुहैया नहीं कराई जाती। फिर भी अगर कहीं बाई चांस फार्मर ने कहीं प्राइवेट ऑर्चर्ड से कलमें ले ली, तो मेरा उनके लिए यही सुझाव रहेगा कि उन कलमों को वो HMO के सॉल्यूशन में डिप दें, उसके बाद ही ग्राफ्टिंग करें, ताकि जो उसमें अगर कहीं सर्दियों के अंडे आ भी गए हैं तो वो फूटे ना और आगे इन्फेक्शन जारी ना रहे। जी, आपने बात की कि क्या कारण हो सकते हैं, जैसे आपने जाली की बात की, तो किस तरह बचा जा सकता है, क्योंकि आवश्यक भी होता है, जो हेल नेट है वो लगाना भी आवश्यक है, तो उससे कैसे बचा जा सकता है, क्योंकि उसमें जो एग्स होते हैं उनको नष्ट करके पुनः उनको यूज़ किया जा सकता है। कई बार क्या होता है दीक्षा जी, फार्मर क्या करता है, जालियाँ लंबे समय तक डाले रखता है बगीचे में। तो मेरी उनके लिए यही सलाह रहेगी कि आप जैसे अगर आप इसके बारे में लाइफ साइकिल के बारे में मैं थोड़ा सा फार्मर को बताऊँ, तो ये सर्दियों के अंडे जो है ये सितंबर से देना शुरू कर देती है। तो क्या होता है कि जब ये अंडे देती है तो माइट कुछ एक अंडे जाली पे भी दे देती है। तो मैं फार्मर को यही सलाह दूंगी कि वो जालियां थोड़ा जल्दी निकाल दे, जिससे पहले कि वो ओवर विंटरिंग एग्स है। एक तो ये इस तरह से बचा जा सकता है। इन केस फिर भी अगर जालियां वहाँ डली है तो आप जब अगले वर्ष उसमें पेड़ों पे जालियां डालते हैं तो उसमें भी आप एक आधी स्प्रे HMO की दे सकते हैं। जी, तो जालियों में भी स्प्रे की जा सकती है। हाँ जी। तो कितने समय तक हमें उनको हेल नेट को यूज़ करना चाहिए और फिर चेंज कर देना चाहिए? अब जैसे तो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, अब तो एग्जैक्ट हम भी इस बारे में नहीं बता सकते, पर फार्मर की मजबूरी है जाली डालना। पर उससे आप प्रिकॉशन जो है वो यही है कि उनकी ओवर विंटरिंग एग्स देने से, क्योंकि तब तक हार्वेस्टिंग हो जाती है। और जाली इसलिए भी डालनी पड़ती है कि क्योंकि हेलिंग से जो फ्रूट में दाग पड़ते हैं तो उसकी मार्केट वैल्यू ख़राब हो जाती है। पर जब आपने हार्वेस्टिंग कर दी फिर उस टाइम एकदम आप जालियां हटा सकते हैं, क्योंकि तब आपके फ्रूट है नहीं, जाली डालने का कोई मतलब नहीं है और उसी समय ओवर विंटरिंग एग्स जो है माइट दे रही है, तो उससे इस तरह से आप बच सकते हैं। जी, तो विभिन्न जो प्रक्रियाएं हैं आपने बताई, उससे बचा जा सकता है। वर्तमान समय में हम बात करते हैं, जो हमारे किसान हैं, जो हमारे बागवान हैं, वो तो हमेशा खेतों में रहते हैं, अपने बागीचों में रहते हैं। तो वर्तमान समय में क्या स्थिति है, क्या किया जाना चाहिए ताकि इन सभी चीज़ों से बचा जा सके? अब जैसे हम आज अभी माइट की बात करें, जैसे अभी जो माइट है वो आपके अंडे की स्टेज पे है। तो फार्मर्स क्या करता है कि जैसे ने बताया कि HMO जो है बेस्ट है माइट के अंडों को फूटने से बचाने के लिए। तो मेरी फार्मर्स को एक यही सलाह रहेगी कि वो क्या करता है, दिसंबर में ही HMO की स्प्रे कर देता है, जबकि HMO की स्प्रे करने का सही समय अब आएगा आपका जैसे मार्च एंड पे, जिसको हम हाफ इंच ग्रीन टिप स्टेज बोलते हैं, उस समय करें। और दूसरा कि जो मिक्सिंग करते हैं वो उसमें इंसेक्टिसाइड वगैरह की, वो ना करें। तो इस तरह के छोटे छोटे स्टेप्स है, अगर उनका ध्यान फार्मर रखता है तो वो अपने बगीचे में माइट के प्रकोप से बच सकता है। जी, तो वर्तमान समय में हम बात करते हैं जो माइट्स का प्रकोप है, कितना आपको लगता है कि हमारे बागवानों में इसका जो प्रकोप है वो बढ़ता जा रहा है?
अब तो जैसे पहले 90s की जैसे मैं बात कर रही हूँ, 90 के दशक में जब माइट आई तो वो कम से कम 50% तक था, फिर बढ़ते बढ़ते ये अगले दशक में 70% होगा, अब 90% जो हमारे बगीचे वो माइट से ग्रसित है। और अगर हम यूरोपियन रेड माइट और 2 स्पॉटेड माइट की तुलना करें तो मैक्सिमम जगह में हमारे यूरोपियन रेड माइट का अटैक है। अब जैसे हमारा किन्नौर वाला एरिया है जहाँ पे बारिशें कम होती है, वहाँ पे हमने 2 स्पॉटेड माइट का अटैक पाया, क्योंकि 2 स्पॉटेड माइट शुष्क अगर मौसम रहेगा उसमें ज़्यादा फैलती है, जबकि जो आपकी यूरोपियन रेड माइट है ये इसको आर्द्रता चाहिए जिसको हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं, और टेम्परेचर चाहिए। अगर टेम्परेचर आपका 20 से 21 डिग्री है और ह्यूमिडिटी आपकी 70% से ज़्यादा है तो वहाँ आपको यूरोपियन रेड माइट का अटैक मिलेगा। इसी कारण से अगर हम फार्मर को बताते हैं कि जुलाई जो अगस्त का जो पीरियड है पीक पीरियड बोलते हैं हम, जिसमें माइट का सबसे ज़्यादा अटैक होता है, तो उस समय फार्मर को उसे रोकने के लिए माइटीसाइड पे जाना पड़ता है। जैसे अभी तक हमने HMO की ही बात की, तो माइटीसाइड क्या है, जो सिर्फ माइट को मारेंगे। वो अगर आप इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करेंगे तो उससे आपकी माइट नहीं मरेगी। जी, जैसे आपने बात की कि माइटीसाइड होते हैं, इंसेक्टिसाइड होते हैं, तो किसका उपयोग ज़्यादातर किसान को, बागवान को किया जाना चाहिए? और जैसे हम बात करते हैं कि जो मित्र कीट भी होते हैं, तो अगर हम इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करते हैं तो उससे मित्र कीट भी मर जाते हैं, तो किस तरह, कौन से समय पर कौन से इंसेक्टिसाइड या माइटीसाइड का उपयोग किया जाए? दीक्षा जी, जैसे आपने पहले मेरे से प्रश्न पूछा उसका आंसर यही है, जैसे आपने पूछा कि माइट फैली क्यों, तो उसका सबसे बड़ा कारण यही रहा है कि जो हमने 80-90 के दशक में बहुत ज़्यादा फफूंदनाशकों का, कीटनाशकों का छिड़काव किया, उससे हमारे मित्र कीट मर गए, क्योंकि नेचर में एक बैलेंस बना हुआ था जो हमने खुद बिगाड़ा। तो वो भी एक रीज़न रहा है माइट को मल्टीप्लाई करने में। तो अगर हम कम से कम इन केमिकल का प्रयोग करेंगे तो हमारे जो मित्र कीट है वो बगीचे में बढ़ेंगे और हमको ज़्यादा केमिकल्स की तरफ जाना नहीं पड़ेगा। और उससे क्या होगा कि हमारे जो HMOs हैं हम उससे भी माइट को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारे HMO है वो इको फ्रेंडली है, जो हमारे मित्र कीट है उन पे वो बुरा प्रभाव नहीं डालते। और HMO का ऐसा है कि जब कम पॉपुलेशन होती है, जैसे मई जून का महीना है, जब 4 से 5 ही माइट प्रति पत्ता होगी तब हम HMO कर सकते हैं। पर अगर माइट जैसे मैंने बोला जुलाई अगस्त में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो उस समय फिर हम फार्मर को माइट नाशकों की तरफ ही जाना पड़ता है, तो उस समय HMO काम नहीं करता। अगर मैं डोज़ की बात करूँ, वो बहुत ज़रूरी है फार्मर को बताना कि अगर आप HMO का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी डोज़ रहती है 4 लीटर। अगर एक ड्रम होता है जिसमें हम 200 लीटर उस पर आप निशान लगा सकते हैं, उसमें अगर आप 196 लीटर पानी डालें तो आप 4 लीटर उसमें HMO डालेंगे तो टोटल 200 लीटर बन जाएगा। और उसको आपने छिड़कना है 1/2 इंच ग्रीन टिप स्टेज पे। और कई तरह के HMO जो यूनिवर्सिटी ने रेकमेंड किए हैं, हमारी छिड़काव सारणी निकलती है उसमें वो आपको उनके नाम मिल जाएंगे, सभी HMO इफेक्टिव है, आप उनमें से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम देख पा रहे हैं कि HMO का आप बहुत इस्तेमाल कर रही हैं, तो इसका अगर आप इसको थोड़ा इलेबरेट करना चाहें, क्योंकि जो हमारे युवा साथी भी हमारे साथ जुड़ते हैं, तो अगर वो भी जानना चाहें, वो भी बागवानी में पदार्पण करना चाहें, तो HMO को अगर आप थोड़ा इलेबरेट करके बताएं। अगर हम HMO की बात करते हैं कि HMO का आविष्कार जो हुआ था वो हुआ था, एक कीट आता है हमारा सेंजोस्केल भी, जैसे हम तो अभी माइट की बात करें तो ऐसा नहीं है HMO माइट को ही कंट्रोल नहीं करता, वो सेंजोस्केल है उसको भी कंट्रोल कर लेता है। पर जब हमारी, क्योंकि जैसे अभी मैंने बताया 1/2 इंच ग्रीन टिप स्टेज है, तो उस टाइम हम इसकी डोज जो है 4 लीटर पर ड्रम डालते हैं। परंतु जैसे आपको पता है मई जून में फिर नई नई कॉम्प्लें आनी शुरू हो जाती है और पत्ते काफ़ी हमारे नाजुक होते हैं, तो उस समय हम इसकी डोज को हाफ कर देते हैं। मतलब जब आपका सेब मटर के दाने से लेकर अखरोट के आकार का होगा तो उस समय अब जब हम HMO डालेंगे तो वो 2 लीटर डालेगा फार्मर। तो HMO से हम थोड़ा बहुत पाउडरी मिल्ड्यू एक बीमारी है वो भी, जिसमें पाउडर सा दिखाई देता है, चूर्णी रोग भी हम उसको बोलते हैं, तो कम जब उसका प्रकोप होता है तो वो HMO उसको भी कंट्रोल करने में इफेक्टिव है। फिर वुल्ली एफिड का अटैक आता है जब कम मात्रा में, तो HMO उसको भी कंट्रोल करता है। तो हम ये कोशिश करते हैं, क्योंकि HMO का मित्र कीटों पे बुरा असर नहीं है, तो अगर हम
HMO से ही कंट्रोल कर पाएँ इतने सारे कीड़ों को और बीमारी को, तो हमें उसका ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए बजाय इसके कि हम जो बाकी केमिकल्स हैं उनसे ध्यान हटाकर HMO को अगर हम इस्तेमाल करें तो उससे बहुत सारी बीमारियों से बचा जा सकता है। माइट की हम बात कर रहे हैं तो इसका क्या नुकसान हो सकते हैं अगर किसी सैपलिंग की हम बात करते हैं, किसी प्लांट की हम बात करते हैं? दीक्षा जी, आपने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा। जैसे कि माइट है, ये जो है रस चूस के नुकसान करती है और इसका सीधा इफेक्ट जो है पत्तों पे होता है। जब इसके जैसे सर्दियों के अंडे वो फूटते हैं तो उसमें से एक लार्वा निकलता है जिसमें 6 टांगे होते हैं, इसलिए इसको कीट विज्ञान में रखा गया है। उसके बाद की जो अगली स्टेजेस होंगी वो सारी उसमें 8 टांगे होंगी। तो जितनी भी इसकी अवस्थाएं होती है ये सब की सब रस चूस के नुकसान करती है। तो सबसे पहले ये पत्ते के निचले सतह से रस चूसते हैं, फिर जैसे जैसे इनकी संख्या बढ़ती जाती है और इनका साइज भी बढ़ता जाएगा तब ये ऊपरले पत्ते के ऊपरली सतह से भी रस चूसना शुरू कर देगी, जिससे क्या होगा, पत्ता स्टार्टिंग में छोटे छोटे से निशान पड़ेंगे पर धीरे धीरे पत्ता जो है अपना हरा रंग खो देगा। जब संख्या और बढ़ती जाएगी तब ये जो पत्ता है वो ब्राउन से कलर का होना शुरू हो जाएगा और लास्ट में तांबे के रंग में कन्वर्ट होके फिर पत्ता झड़ना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा फिर जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पत्ते का रोल है पौधे में भोजन बनाना। जब पत्ता ही गिर जाएगा तो इसका बुरा असर फ्रूट पे भी पड़ेगा। फ्रूट क्या होंगे, छोटे साइज़ के रह जाएंगे, कच्चे होंगे, प्रॉपर उसमें कलर नहीं आएगा। और जो इसका सबसे बुरा साइड इफ़ेक्ट जो हम बोलते हैं अगले वर्ष भी आता है, जो बीम में बनते हैं जिसमें फ्रूट लगने वो भी कम लगते हैं। तो प्रोडक्शन पे भी इसका बुरा असर पड़ता है। और अगर ये माइट का अटैक 2-3 साल लगातार जारी रहा तो ये पौधे को कमज़ोर बना देता है। जी, तो शुरुआत में ही हमने बात की मॉनिटरिंग की, तो अगर कोई बागवान अपने खेत में अपने बगीचे में जाता है तो किस तरह वो पता लगा सकता है कि जो ये प्लांट है इस पर माइट का अटैक हो चुका है? जैसे कि आजकल की स्थिति है, फार्मर अगर अपने बगीचे में घूमता है तो अभी तो हम सब जानते ही है कि अब लेंस है, अपने मोबाइल से वो देख सकता है। दूसरे जो सर्दियों के अंडे वो बहुत ज़्यादा तादाद में माइट देती है, तो अगर वो नज़दीक से देखेगा जहाँ बहुत अंडे दिए होते हैं, ये अंडे जो होते हैं कटे फटे भागों पे दिए होंगे या जो रफ सरफेस होगा प्लांट का वहाँ दिए होंगे, तो वो सिंदूरी रंग का आपको दिखाई देगा, ऐसे लगता है जैसे पेंट किया हो। एक तो वो पहचान है कि आपके उस पेड़ पे माइट है, तो इस तरह से वो मार्क कर सकता है अपने पेड़ों को। और जब उसने HMO का स्प्रे करना है, जो कि मैंने बताया अभी 1/2 इंच ग्रीन टिप स्टेज आने वाली है, तो उन पेड़ों का वो खास ख्याल रख सकता है ताकि वहाँ से आगे आपकी इन्फेस्टेशन ना हो। जी, तो अगर वो अपने बागीचे में जाता है, वो पत्तों को अगर मॉनिटर करना चाहता है या फिर किसी संस्थान में भी जाकर वो मॉनिटरिंग करना चाहता है, तो कोई ऐसी फैसिलिटी अवेलेबल है? जी, हमारे जैसे जहाँ मैं कार्यरत हूँ, क्षेत्रीय बागवानी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र मशोबरा, वहाँ पे एक माइट पे बहुत बड़ा ICR का प्रोजेक्ट चल रहा है। हमारे पास बहुत अच्छे माइक्रोस्कोप है। अगर फार्मर वहाँ अपने लीव्स दिखाना चाहे तो वो दिखा सकता है, या अगर उन्होंने अपनी डंडियाँ लानी है जिसपे अभी आजकल सर्दियों के अंडे दिए तो उनको भी ला सकता है। उसका मैं थोड़ा सा उनको तरीका बता देती हूँ कि पत्ते कैसे लाने। अगर आपने 5-7 पेड़ जो मार्क कर लिए जहाँ आपको लग रहा है कि माइट का अटैक है, वहाँ से आप करीब 100 के करीब पत्ते लाएं और वो अपने सिर की हाइट से लाएं और चारों डायरेक्शन से लाएं, और एक जगह से पत्ते नहीं लाने, अपर मिडल लोअर पोर्शन से सब जगह से 5-5 पत्ते करके एक सैंपल बना लें। अगर हो सके तो पॉलीथीन बैग में लेके आए, क्योंकि कई बार क्या होता है पत्ते सूख जाते हैं और माइट की सही संख्या का पता नहीं चल पाता, क्योंकि जो माइट का कंट्रोल है वो पत्ते पर पत्ता कितनी माइट है उसके बेस पे हम उनको रिकमेंडेशन आगे फार्मर को देते हैं। क्योंकि अगर पत्ते पे माइट नहीं है तो फिर हमने केमिकल्स की तरफ क्यों जाना, क्योंकि जो हमारी बागवानी है वो भी कॉस्ट इफेक्टिव भी होनी चाहिए, फार्मर को आगे चल के फ़ायदा भी होना चाहिए। क्योंकि अगर हमें माइट दिखता है तो सीधा ही हमें उस पर स्प्रे नहीं कर देनी चाहिए। अगर कोई विशेषज्ञ है तो उनकी सलाह भी लेनी चाहिए। तो अगर हम जानना चाहें आपसे कि आपके संस्थान के द्वारा कोई अगर फील्ड पे कोई किसान या बागवान चाहता है कि उनकी खेत की जो मॉनिटरिंग हो, तो क्या भी वो भी प्रोवाइड होती है? जी, हमारा स्टेशन और नॉन यूनिवर्सिटी है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के ऑफिसेज है जहाँ पे SMS बैठे हैं, साइंटिस्ट KVKs में बैठे हैं, रीजनल स्टेशंस पे बैठे हैं। फार्मर बेहिचक होके वहाँ पे आ सकते हैं या अपनी शिकायत दर्ज करके हम उनकी फील्ड में भी जाते हैं,
या तरह तरह के प्रशिक्षण समय समय पे पूरे साल हमारे स्टेशन पे भी होते रहते हैं। इसके अलावा फार्मर हमारे से व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ सकते हैं, वो हमें फ़ोटो भेज सकते हैं जिसमें लक्षण हम देख के वहाँ से भी हम उनकी मदद कर सकते हैं और उनको सही जो दवाई यूनिवर्सिटी ने रिकमेंड की हुई है वो उसकी नाम और उसकी डोज हम उनको फिर बता सकते हैं, ताकि वो जो कंपनियां है या अनरजिस्टर्ड केमिकल्स है उनकी स्प्रे से बच सके। जी, और वर्तमान समय में हम देखते हैं जो बहुत से किसान हैं, जो हमारे युवा साथी हैं, वो यूट्यूब पे या फिर सोशल मीडिया के थ्रू भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि अब खेत में ये करना चाहिए और ये पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड डालना चाहिए। तो आप उनको क्या सलाह देना चाहेंगे? मैं नए यूथ को यही सलाह दूंगी कि वो यूनिवर्सिटी साइंटिस्ट के साथ जुड़ें। अगर वो फेसबुक लाइव करना भी चाह रहे हैं, क्योंकि यूथ के बहुत फॉलोअर्स होते हैं, तो उनका फ़ायदा यूनिवर्सिटी भी उठा सकती है कि वो साइंटिस्ट के साथ जुड़े, उनके साथ फेसबुक लाइव प्रोग्राम करें। क्योंकि अगर वो साइंटिस्ट के साथ मिलकर जुड़ेंगे तो उनके ऊपर जो फार्मर्स है उनका फेथ भी बढ़ेगा और दूसरे हमारी टेक्नोलॉजी जहाँ तक हम नहीं, क्योंकि एक साइंटिस्ट हर गांव में हर ऑर्चर्ड में नहीं पहुँच सकता, तो वो हम भी उन लोगों के साथ जुड़ के अपनी टेक्नोलॉजी को उस फार्मर तक पहुँचा सकते हैं जो हमारे स्टेशन नहीं आ सकता। जी, जो लंबे समय से बागवानी कर रहे हैं उनका मानना ये है कि जितने हम पेस्टिसाइड यूज़ कर रहे हैं, इंसेक्टिसाइड यूज़ कर रहे हैं, उतने ही ज़्यादा हमारी फसलें ख़राब हो रही हैं, उतने ही ज़्यादा हमें इंसेक्ट देखने को मिलते हैं, माइट्स देखने को मिलते हैं। तो क्या कारण है कि जितनी टेक्नोलॉजिकल जो डेवलपमेंट हो रही है उसके साथ जो प्रॉब्लम्स है वो भी बढ़ती जा रही हैं? उसका सबसे बड़ा कारण ये एक तो जो फार्मर सही डोज का इस्तेमाल नहीं करता, जो रिकमेंडेशन है उससे ऊपर ही डालता है, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि अगर ज़्यादा डालेंगे तो ज़्यादा इफ़ेक्ट आएगा, जबकि ऐसा नहीं होता। कई बार फार्मर बार बार एक ही दवाई का इस्तेमाल करता रहता है, तो उन्हें ये कई बार पता नहीं चलता कि उससे क्या होता है, रेजिस्टेंस आती। या एक और सबसे बड़ा जो रीज़न है जो इफ़ेक्ट नहीं आ रहा है वो है मिक्सिंग का। फार्मर क्या करता है कि एक ही ड्रम में न्यूट्रिएंट्स भी डाल रहा है, उसमें इंसेक्टिसाइड भी डाल रहा, फंजीसाइड भी डाल रहा, माइटिसाइड भी डाल रहा, तो उससे क्या हो रहा है, टॉक्सिसिटी आ रही, बजाय कोई फ़ायदा होने के नुकसान हो रहा है। और कई बार बहुत ज़्यादा इस तरह की हमारे पास कंप्लेंट आती रहती है। तो हम फार्मर को समझाते हैं कि अगर माइट है तो उसके लिए माइट नाशक डालो, उसमें कोई न्यूट्रिएंट्स ना डालो। जब भी आपने कोई न्यूट्रिएंट्स डालें, क्योंकि अभी समय आने वाला है न्यूट्रिएंट्स का भी, तो उसमें मिक्सिंग ना करो, क्योंकि फिर ना एक का इफेक्ट आता ना दूसरे का इफेक्ट आता, उल्टे आपके बगीचे में टॉक्सिसिटी आ जाती है। जी, तो आपने बात की कि एक जो इंटरवल होना चाहिए, तो कितना इंटरवल होना चाहिए? अगर हम माइटिसाइड की बात करते हैं या फिर हम न्यूट्रिएंट्स डाल रहे हैं, तो उसमें कितना फ़र्क होना चाहिए कि इतने समय में तो उनका इफेक्ट हमें पूरा मिले? जैसे कि मैंने बताया कि यूनिवर्सिटी और बागवानी विभाग मिलकर एक छिड़काव सारणी निकालता है। इस तरह से ये हर साल इसकी एक बैठक होती है साइंटिस्ट की और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की, जो आपके 3-3 साल के ट्रायल लगते हैं और डिफरेंट लोकेशन पे लगते हैं। उसके आधार पे इसमें दवाइयाँ जो है रिकमेंड की जाती है फार्मर को। तो फार्मर से मेरा ये आग्रह है कि हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में या जब हम ट्रेनिंग्स करवाते हैं उसमें भी हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, तो वो इस छिड़काव सारणी से बाहर ना जाए। और जो इसमें दवाई बताई गई सिर्फ उसी को डालें, उसके बावजूद भी अगर उनको कोई पता नहीं चलता तो जैसे हमने बताया तो वो हमारे रिसर्च स्टेशन आ सकता है, साइंटिस्ट को कंसल्ट कर सकता है और सही समय कौन सा रहेगा उस समय वो छिड़काव कर सकता है। जी, तो इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जो बागवान होते हैं अगर किसी और को देख लिया कि वो अपनी फसल में इस चीज़ का छिड़काव कर रहे हैं तो वो भी उसी चीज़ का छिड़काव करने लग जाते हैं, जिससे कि है जो हमारे मित्र कीट हैं उनका भी नुकसान होता है। तो इसलिए आवश्यक है कि किसी जो भी जानकार है उनसे जानकारी लेकर ही इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाए। अगर हम बात करें जो माइट की जो स्टेजेस होती हैं, जो उनके लाइफ साइकिल होता है, उसके बारे में आप थोड़ा बताना चाहें? मैं इसके बारे में बताना चाहूँगी, जैसे कि अभी की स्थिति है, अभी सर्दियों के अंडे हैं। अब जैसे ही आपकी पिंक बर्ड स्टेज आती है, जब छोटे छोटे फूल आने शुरू होते हैं तो उस समय ये फूटने शुरू हो जाते हैं। जब ये फूटेंगे तो पहली स्टेज जो है आपकी लार्वल स्टेज आएगी। जैसे जैसे आगे समय बढ़ता है तो उसके बाद 2-3 स्टेजेस और आती है, 4 से 5 स्टेजेस से होके माइट अपने पूरे लाइफ साइकिल में गुजरती है। फिर एक बार जैसे सर्दियों के अंडे आपके डंडियों पे हैं
तो उसी तरह से आपके गर्मियों के अंडे भी ये जो देती है वो पत्तों पे देगी। वो हल्के लाल रंग के होंगे, जैसे सर्दियों के गहरे लाल रंग के अंडे थे तो वो हल्के लाल रंग के होंगे, वो आगे फूटते हैं, फिर जनरेशन टू जनरेशन चलती रहती है। और इस तरह से ये पूरे साल में 5 से 8 जनरेशन जो है माइट अपने जीवन काल में पूरी करती है। जो इसकी ओवर विंटरिंग स्टेज है वो आपके जैसे जैसे आपको पता है कि जब रातें बढ़नी शुरू हो जाती तो ठंड होनी शुरू हो जाएगी, तो उस समय ये भी ओवर विंटरिंग की तरफ जाते हैं। तो उस समय जो छाल है पेड़ की या कटे फटे भाग हैं वहाँ पे ये अंडे देने शुरू कर देते हैं। अगर हम जैसे 2 स्पॉटेड माइट की बात करें जिसका प्रकोप भी बढ़ रहा है, तो वो जो अपनी सर्दियाँ हैं वो एडल्ट फॉर्म है, मतलब वयस्क फॉर्म में ही बिताती है। तो पर उसमें थोड़ा सा ये डिफरेंस आता है कि उस टाइम जो 2 धब्बे उसकी पीठ पे जिसके नाम से उसका नाम 2 स्पॉटेड माइट पड़ा, वो गायब हो जाते हैं और फिर वो संतरी रंग की हो जाती है, और वो भी कटे फटे भागों या जो आपके तौलिए खरपतवार है उसमें जाके छुप जाती है। तो फिर हम इसीलिए फार्मर को सलाह देते हैं कि आप अपने तौलिए हमेशा साफ रखें, खरपतवार ना उगने दें, या जब हम माइट नाशकों का छिड़काव करते हैं तो एक स्प्रे हम तौलिए में भी दे दें ताकि कोई जो माइट है या कीड़ा है वो भी आप उनका कंप्लीट कंट्रोल कर सकें। जी, आपने 2 स्पॉटेड माइट की बात की, तो इसमें क्या डिफरेंस है और कौन से एरियाज़ को ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं? अगर हम बात करें 2 स्पॉटेड माइट की, तो जो लोग पॉली हाउस में काम करते हैं, क्योंकि इसका जो पहचान है वो पॉली हाउस से ही है, वहाँ इसका ज़्यादा अटैक हो। जैसे लोग अब क्या है एप्पल से बाहर निकल रहे हैं और क्रॉप्स भी लगानी शुरू कर दी। पॉली हाउस का बहुत काम है लोगों के पास, फूल भी की भी खेती करते हैं, तो जैसे कार्नेशन है उस पर बहुत ज़्यादा इसका अटैक आता है 2 स्पॉटेड माइट का। या आपकी सब्जियां हैं या फ्रूट है उस पे जितना मतलब पॉली हाउस में इसका ज़्यादा अटैक जो है देखने में मिलता है, क्योंकि जैसे आपको मैंने बताया कि ये नमी जहाँ कम होगी तो वहाँ पे इसका प्रकोप ज़्यादा होगा। तो इसका सबसे ज़्यादा अटैक आपके पॉली हाउस में होगा। इसके अलावा अगर हम 2 स्पॉटेड माइट की बात करें तो 500 से ज़्यादा इसके होस्ट है जो अभी तक रिकॉर्ड हुए हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। पर ये जो भी इसको ग्रीन लीफ मिलेगा ये वहाँ से क्लोरोफिल खाना शुरू कर देगी। जी, हिमाचल की जैसी भौगोलिक स्थिति है तो अपर एरियाज़ हैं, लोअर एरियाज़ हैं, और हम देखते हैं कि जो लोअर एरियाज़ हैं वहाँ पर भी जो एप्पल की प्रोडक्शन हो रही है, तो वहाँ पर कौन से माइट का ज़्यादा प्रकोप देखने को मिलता है? अगर हम लोअर देखें, वैसे तो जो यूरोपियन रेड माइट है वो एप्पल के अलावा चेरी, पियर इस पे भी आना शुरू हो गई है। तो सेब का इसका जो फेवरेट होस्ट है यूरोपियन रेड माइट का तो सेब ही है अभी तक फ़िलहाल, क्योंकि उसमें इसकी ज़्यादा जनसंख्या हमको मिली है। जो 2 स्पॉटेड माइट है, जितने हमारे सब ट्रॉपिकल प्लांट है जैसे आपके कोई सिट्रस है वहाँ पे भी उन पे 2 स्पॉटेड माइट का अटैक है। अगर जब हम 2 स्पॉटेड माइट की बात करते हैं तो उसमें भी कई तरह की और स्पीशीज़ है जो शायद फार्मर उसकी पहचान उनके लिए इतनी जरूरी नहीं है, ये क्योंकि माइक्रोस्कोपिक बातें हैं। पर कई बहुत सी और भी माइट है जो हमारे जो सब ट्रॉपिकल फ्रूट है उन पे वो अटैक करती हुई पाई गई है। और दीक्षा जी मैं एक बात और बोलना चाहूँगी, जैसे माइटीसाइड है आपके, तो फार्मर जो है उसकी सही डोज करें। अगर मैं माइटीसाइड की बात करूँ तो उनको जैसे ओमाइट है, मेडन है, तो जो क्वांटिटी है वो बहुत आवश्यक है कि उसका ध्यान रखा जाए, क्योंकि अगर क्वांटिटी अच्छी तरह हम डालेंगे तो आगे जो भविष्य में हमारी फसल भी अच्छी होगी। तो इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे साथ साझा की, जो माइटीसाइड है किस तरह उसका उपयोग किया जाना चाहिए, किस तरह जो हम अपनी फसल है उसको हम माइट्स के अटैक से बचा सकते हैं। मैम आप हमारे स्टूडियोज़ में आए, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा की, और जो हमारे युवा साथी हैं, जो हमारे बागवान भाई हैं, वो आपकी जो जानकारी है उससे ज़रूर लाभान्वित हुए होंगे। इसी के साथ दर्शकों आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। आप देखते रहिए DD हिमाचल। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।